फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस एकेडमी। आई एम दीप्ति शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल गैमेटोफाइट को, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम मेल गैमेटोफाइट को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, ये 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चल रहा है। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है गायनोशियम। ठीक है, क्या है? गायनोशियम। इसी को हम कहते हैं पिस्टिल। ठीक है, अब देखिए गायनोशियम या पिस्टिल होती क्या है। जब हमने पिछली क्लास में नेक्स्ट क्या पढ़ा था, बाइसेक्सुअल फ्लावर को देखा था। ठीक है, तो उसमें हमने गायनोशियम और एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जो मेल गैमेटोफाइट होता है, एंड्रोशियम जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है और गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, उन दोनों को देखा था। अब हम यहाँ पर सिर्फ गायनोशियम को पढ़ेंगे, जो कि फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो गायनोशियम या पिस्टिल को यदि हम देख लें, देखिए पिस्टिल किस तरीके से होता है। देखिए ये नीचे तो उसका होता है ये थैलेमस, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम थैलेमस। ठीक है, ये होता है थैलेमस और इसके ऊपर होती है ओवरी। ये हो गई ओवरी इसकी। अब इसके ऊपर ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें होते हैं स्टिग्मा। राइट, इसे बोलते हैं हम स्टिग्मा। यहाँ पर करते हैं पॉलन ग्रेन लैंड स्टिग्मा पर, और यहीं से जाते हैं अंदर। अब देखिए इसको बोलते हैं थैलेमस, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ठीक है, अब ये क्या संरचना किसकी है? ये फिगर किसका है? ये है पिस्टिल का। ठीक है, ये पिस्टिल का फिगर है। ठीक है, अब देखिए ये पिस्टिल क्या किसको रिप्रेजेंट करती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को फ्लावर के अंदर रिप्रेजेंट करती है। अब पिस्टिल यदि किसी फ्लावर में ओनली वन है तो उसको बोलेंगे हम मोनोकार्पेलरी। यदि ये पिस्टिल कितनी है? वन है, तो इसको बोलेंगे हम मोनोकार्पेलरी। ठीक है, और यदि ये पिस्टिल ज्यादा है, एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, तो इसको बोलेंगे हम पॉलीकार्पेलरी। ठीक है, यानी कि एक पिस्टिल है तो मोनोकार्पेलरी और मोर देन वन है तो पॉलीकार्पेलरी। अब यदि पिस्टिल पॉलीकार्पेलरी है, बहुत सारी पिस्टिल हैं, तो इनकी दो स्थितियां बन सकती हैं। कौन कौन सी दो स्थितियां बन सकती हैं? या तो पिस्टिल सिनकार्पस हो सकती है, या फिर पिस्टिल ऑटोकार्पस हो सकती है, एपोकार्पस हो सकती है, सॉरी एपोकार्पस, और दूसरी तरह की पिस्टिल होगी सिनकार्पस। ठीक है, एक तो पिस्टिल होगी सिनकार्पस और एक होगी एपोकार्पस। अब सिनकार्पस और एपोकार्पस किस तरह की पिस्टिल होती है? देखिए यदि हम सिनकार्पस को बनाएं तो ये होती है पेपेवर के अंदर। किस तरह की पिस्टिल होती है? ये कुछ इस तरह से बनाया जाता है इसको। ये नीचे थैलेमस है। ठीक है, ये यहाँ पर यूं लगी रहती है इस पे। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके की कुछ दिखाई देती है। तो ये क्या होती हैं? फ्यूज्ड रहती हैं एक दूसरे से। जब एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगी तब उसको बोलेंगे हम सिनकार्पस, और जब एक दूसरे से क्या होंगी? फ्री होंगी, इस तरीके से होंगी फ्री। देखिए कुछ इस तरीके से इस पे खड़ी रहती हैं।
इस तरीके से ये फ्री रहती हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इनको, ये देखिए इस तरीके से जब ये फ्री रहती हैं तो इनको कहते हैं हम एपोकार्पस, और जब इस तरीके से रहती हैं तब कहते हैं इसको सिनकार्पस। सिनकार्पस किसमें होती हैं? सिनकार्पस जो होती हैं वो होती हैं पेपेवर में। इसका यदि हम एग्जांपल लें तो सिनकार्पस जो होती हैं वो किसमें होती हैं? पेपेवर में। ठीक है, पेपेवर किसका प्लांट होता है? पेपेवर मीन्स अफीम का प्लांट जो होता है उसे हम पेपेवर कहते हैं। पेपेवर के प्लांट में इस तरह की पिस्टल रहती हैं और इस तरह की रहती हैं माइकेलिया में। माइकेलिया, ठीक है, माइकेलिया में फ्री रहती हैं स्टिग्मा, ये कार्पल जो है, और इसमें नंबर ऑफ कार्पल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ स्टिग्मा जो है वो नंबर क्या कहलाती हैं? ये कार्पल। तो ये फ्री रहती हैं। हम जनरली तौर पर इसको गायनोशियम या पिस्टल का यूज कर देते हैं। वो कितने नंबर है इसमें वो क्या कहलाता है? कार्पल कहलाता है। ओके, तो ये तो हो गई एपोकार्पस, ये हो गई सिनकार्पस, ये पेपेवर में है, ये माइकेलिया में है। अब देखिए, अब आगे इसके बाद हम स्टिग्मा का पूरा तरह अध्ययन करने के बाद, अच्छा एक चीज और कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी का काम क्या है। देखिए, जो स्टिग्मा होती है उस पर क्या करते हैं? पोलन ग्रैंड लैंड करते हैं। स्टिग्मा पर पोलन ग्रैंड लैंड करते हैं, और जो स्टाइल है वो इलोंगेटेड फिलामेंटस पार्ट होता है। ये देखिए लंबा फिलामेंटस पार्ट है जिस पर स्टिग्मा लगे रहते हैं और नीचे वह ओवेरी से जुड़ी रहती है, और ये है ओवेरी। ओवेरी में ही ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओवेरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो अब हम ओव्यूल की संरचना को देखेंगे, यानी कि जिसे हम बीजांडकाय कहते हैं, बीजांड कहते हैं, सॉरी। तो बीजांड की संरचना यानी कि ओव्यूल की संरचना को देखते हैं। किसके? इसके ओवेरी की। यानी कि हम देखेंगे अब मेगास्पोरेंजियम, जिसे हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, ठीक है, उसकी हम संरचना को देखेंगे। तो चलिए, ये हो गया। यानी कि इसमें हमने 3 चीजों को बताया था कि सबसे पहले हम पिस्टल को देखेंगे, फिर प्रोसेस में जब फीमेल रिप्रोडक्टिव इसकी प्रोसेस होती है उसमें मेगास्पोरेंजिया को देखेंगे, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम को, फिर देखेंगे हम एम्ब्रायोसाइट को। ठीक है, यानी कि अब हम करेंगे ओवेरी का अध्ययन, फिर हम करेंगे उसके अंदर, ओवेरी के अंदर जो एम्ब्रायोसाइट प्रेजेंट रहता है उसका अध्ययन। चलिए, अब हम मेगास्पोरेंजियम को देख लेते हैं, यानी कि बीजांड, जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल को देख लेते हैं। इसको रेज कर देते हैं। एक डायग्राम हम आपको और बना के दिखा देते हैं स्टार का, जिसके अंदर मैंने आपको, देखिए, जैसे कि हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई? ओवेरी। ये आपकी ओवेरी है, स्टाइल है, ये तो हमने बता ही दिया। अब इसके अंदर ये पूरी क्या है? सॉरी, ये पूरी ही ओवेरी है। ये जो है इतनी, ये क्या है? ओवेरी है। अब इसके अंदर यदि हम इस तरीके की संरचना बनाएं, ओके, ओवरी के अंदर इस तरह की संरचना होती है। जब माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो इस तरीके की संरचना होती है ओवरी के अंदर। ठीक है, इस तरीके की। तो देखिए, ये पूरी क्या कहलाती है? ओवरी कहलाती है। अब इसके अंदर जो ये उपस्थित है, ये जो, इसे क्या कहते हैं? लॉक्यूल। ये जो स्थित है इसे कहते हैं ओवरी, वो सॉरी ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल। अब हम इसी के अंदर, यानी कि ओवरी के अंदर कैसे होती है? ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी में ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब हम इस ओव्यूल जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इस ओव्यूल की स्टडी करेंगे। तो चलिए हम ओव्यूल को देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा
एक चीज और, जो ओव्यूल का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, ओव्यूल आगे चल के क्या बनेंगे, सीड बनेंगे, और जो हमने ओवरी देखी थी वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पॉइंट नोट कर लिए गया कि ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट किस में होंगे, सीड में होंगे, और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि जो पूरी ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो ओव्यूल जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीड में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं मेगा स्पोरेंजियम को। ओके, इसमें देखिए वीडियो चल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं मेगा स्पोरेंजियम को। मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, यानी कि जिसे हम ओव्यूल, ओव्यूल की संरचना को देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या बनी होती है, और इस तरह की कुछ संरचना होती है। ये क्या, हम देखते हैं मेगा स्पोरेंजियम को। ओके, देखिए मेगा स्पोरेंजियम यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल। ओके, ओव्यूल को यदि हम देखें तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर इस तरीके की अंदर संरचना स्थित होती है। ओके, ये इंटेगुमेंट इसमें बने रहते हैं, आवरण जिसे हम कहते हैं। ये देखिए ये जो भाग, ये देखिए इस तरीके से पूरा ये बना रहता है। ओके, अब ये देखिए ये जो ऊपरी भाग होता है, ये जो भाग होता है, ये जो भाग है वो क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। ये जो फ्यूनिकल क्या होता है, जो भाग प्लेसेंटा से अटैच्ड रहता है उसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। ये है फ्यूनिकल, ठीक है। प्लेसेंटा और इसके जुड़ने का जो स्थान है, इसके एम्ब्रायो सैक के जुड़ने का स्थान क्या कहलाता है, फ्यूनिकल कहलाता है। ओके, अब दूसरी संरचना है इसमें, यदि हम इसके नीचे देखें, फ्यूनिकल के यदि हम नीचे देखें, फ्यूनिकल के नीचे क्या दिखाई देता है, हाइलम। ये जो संरचना है ये क्या कहलाता है, हाइलम। इसे हम कहेंगे हाइलम। यदि हम इधर लिख दें, यानी कि फ्यूनिकल और हाइलम का जो, फ्यूनिकल से इसका जो एम्ब्रायोसेक का जो अटैचमेंट है वो क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। वो जगह क्या कहलाती है, हाइलम कहलाती है। यानी कि ये जो जगह है वो क्या कहलाएगी, हाइलम कहलाएगी। ये देखिए, ठीक है। ओके, तो ये जगह क्या कहलाएगी, ये जगह कहलाएगी हाइलम। यानी कि फ्यूनिकल और हाइलम के बीच दोनों ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एम्ब्रायोसेक का इससे अटैच्ड रहता है, और जहां पर प्लेसेंटा से अटैच्ड रहता है एम्ब्रायोसेक उसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। ये आगे किससे जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, ठीक है, जो कि प्लेसेंटा हमने 11th क्लास में स्टडी की हुई है, ठीक है। तो हीलियम, हाइलम ये जगह होती है। अब इसके बाद ये दो होते हैं इंटेगुमेंट, एक आउटर इंटेगुमेंट, एक इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट यानी कि बाहरी आवरण, ठीक है, और ये होता है इनर इंटेगुमेंट।
फ्रेंड्स, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो यदि पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, उनको भी इसके बारे में बताइएगा, चैनल के बारे में। देखिए, अब इसके बाद जो ये क्षेत्र होता है, ये जो पूरा क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? न्यूसेलस कहलाता है। ये क्षेत्र कहलाता है न्यूसेलस, जहां पर जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती है। न्यूसेलस क्षेत्र में जो कोशिकाएं होती हैं वो किस तरीके की होती हैं? डिप्लॉयड, यानी कि एम्ब्रायो सैक के जो बाहर की कोशिकाएं हैं वो सारी डिप्लॉयड होती हैं और इसके अंदर की कोशिकाएं हैप्लॉयड होती हैं। ओके, अब देखिए, और ये क्या है? एम्ब्रायो सैक। ये कहलाता है एम्ब्रायो सैक। ये पूरा ही एम्ब्रायो सैक कहलाता है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये पूरा बन गया। ये किसकी संरचना बन गई? ओव्यूल। एक ओव्यूल की एक मेगा स्पोरेंजियम बन गया। फीमेल मेल गैमेटोफाइट में क्या था? माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर है मेगा स्पोरेंजियम। ये पूरी संरचना मेगा स्पोरेंजियम की है, एक ओव्यूल की है, जहां पर ये प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है उसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। और ये उस फ्यूनिकल और जहाँ एम्ब्रायो से ये दोनों अटैचमेंट रहता है वो कहलाता है हाइलम। और ये बाहरी आवरण, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, और इसके अंदर जो एम्ब्रायो सैक के जस्ट बाहर होता है वो है न्यूसेलस, जो कि एम्ब्रायो सैक को पोषण देता है। एम्ब्रायो होते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और ये जो यहाँ, अच्छा, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और ये जो लास्ट है ये माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपिलर एंड है। ठीक है, ये जो क्या है? ये जो है वो है माइक्रोपिलर एंड, जहां पर माइक्रोपिलर फिनिश होता है। अच्छा, माइक्रोपाइल ये होता क्या है? माइक्रोपाइल क्या होता है? एक स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल छिद्र होता है, स्मॉल पोर्स होता है, जहां पर ये खुलता है और जहां से ये क्या पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो अंदर जाते हैं, एम्ब्रायो सैक तक पहुंचते हैं। यहाँ से जब ये माइक्रोपाइल खुलेगा तभी ये अंदर जाएंगे, यानी कि स्मॉल ओपनिंग छिद्र होता है। कहाँ पर होता है ये होता है एम्ब्रायो सैक के टिप पर, ऊपर इसके। ओके, तो ये होता है माइक्रोपाइल, माइक्रोपिलर एंड। ये दोनों इंटेगुमेंट हैं जो कि प्रोटेक्टिव होते हैं, इसकी प्रोटेक्शन करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, ओके। अब नीचे एक पार्ट और होता है चैलेजा पार्ट। ये जो पार्ट है माइक्रोपिलर के जो जस्ट अपोजिट पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम चैलेजा, चैलेजर पार्ट। ठीक है, इसके जो अपोजिट पार्ट होता है उसको कहते हैं हम चैलेजर पार्ट। ओव्यूल का जो बेसल पार्ट होता है वो कहलाता है चैलेजर पार्ट, और सब चैलेजर के जो अपोजिट पार्ट होता है वो कहलाता है माइक्रोपाइल, और जो माइक्रोपाइल जहाँ तक है वो कहलाता है माइक्रोपिलर एंड। माइक्रोपाइल ही वह क्षेत्र होता है, स्मॉल ओपनिंग, मतलब ये टिप पर ऊपर इसके छोटा सा स्मॉल छिद्र होता है जहाँ से पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब के थ्रू इसके अंदर एंटर करते हैं। ओके, और एम्ब्रायो सैक, ये है एम्ब्रायो सैक। अब हम देखते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मतलब यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे बनता है एम्ब्रायो सैक के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट। और जो न्यूसेलस जो है वो कैसा होता है? 2n, यानी कि डिप्लॉयड होता है। इसमें क्या, इसमें एबंडेंट फूड रिजर्व रहता है, यानी कि ये अपने अंदर फूड को रिजर्व रखता है और एम्ब्रायो सैक को पोषण देता है। ठीक है, तो ये तो हो गई। अब हम क्रिया देखते हैं। मेगा स्पोरेंजियम हो गया, ये तो ओव्यूल की संरचना हो गई। अब हम देखते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या। अब हम देखते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या प्रक्रिया होती है। मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? इनर स्पोरोजेनस जो सेल होती हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर के एमएमसी का निर्माण करती हैं, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल्स का निर्माण करती हैं। वो मयोसिस डिवीजन के द्वारा 4 मेगा स्पोर का निर्माण करती हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है, जिसमें
4 मेगा स्पोर का निर्माण होता है मियोसिस डिवीजन के द्वारा। कौन सी सेल्स करती हैं? एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल्स के द्वारा। ठीक है, हमने आपको ये पिछली बार भी बताया था, मेगा स्पोर मदर सेल्स वहाँ पे भी थी मेल गैमेटोफाइट में, और वहाँ पे हम पीएमसी का भी यूज़ किया था, पोलन मदर सेल, लेकिन यहाँ पे पोलन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मेगा स्पोर मदर सेल्स है। मतलब मेगा स्पोर मदर सेल को ही हमने वहाँ पे पोलन मदर सेल भी कह दिया था। तो मेगा स्पोर मदर सेल्स की प्रक्रिया क्या होती है? ठीक है, इनर स्पोरोजेनस जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएट होकर के मेगा स्पोर मदर सेल्स का निर्माण करती हैं, यानी कि एमएमसी का निर्माण करती हैं, जिसे हम मेगा स्पोर मदर सेल कहती हैं। अब मेगा स्पोर जो मदर सेल है वो मियोसिस डिवीजन के द्वारा, मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन के द्वारा, जब एमएमसी जो टर्म आ जाएगा, मेगा स्पोर मदर सेल्स आ जाएंगी, तब उनमें मियोसिस डिवीजन होगा। हमेशा ही मियोसिस डिवीजन के द्वारा किसका निर्माण कर देंगी? यहाँ ये करेंगी मेगा स्पोर का, मेगा स्पोर। और कितने मेगा स्पोर का करेंगी? जब मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो 4 मेगा स्पोर ही बनेंगे। ठीक है, यानी कि कैसे बनेंगे? 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर। ठीक है, अब ये जो एमएमसी के द्वारा जो, यानी कि इस इनर स्पोरोजेनस जो सेल थी, इनर स्पोरोजेनस सेल से इनर सेल से किसके? समसूत्री विभाजन के द्वारा, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन के द्वारा एमएमसी का निर्माण हुआ, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, अब मेगा स्पोर मदर सेल से यहाँ हुआ मियोसिस डिवीजन, अब बने 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर चारों ही उसके साथ फ्यूज नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं? 3 जो हो जाते हैं 4 हैप्लॉइड में से 3 जो होते हैं, 3 यहाँ पे 4 में से 3 जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? डिजनरेट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ये आगे चल करके मेल फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बनते हैं। 3 जो होते हैं वो 3 डिजनरेट हो जाते हैं। इसमें से सिर्फ एक ही मेगा स्पोर होता है जो एक्टिव रहता है और आगे जाकर के फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो एक होता है वो कैसे सक्रिय होता है और कैसे मेल गैमेटोफाइट से फ्यूज करता है। चलिए ठीक है, हम एक को देखते हैं। एक जो मेगा स्पोर है मियोसिस के बाद जो बना है, एक मेगा स्पोर, ओनली 1 मेगा स्पोर। ठीक है, ओनली 1 मेगा स्पोर। यहाँ से जो 1 मेगा स्पोर आया है वो 1 मेगा स्पोर जो है ना पहला डिवीजन करेगा। कौन सा डिवीजन करेगा? अब मियोसिस डिवीजन तो हो चुका है, राइट, बार बार तो नहीं होना यहाँ पे। अब होगा माइटोटिक डिवीजन, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन जिसे हम बोलते हैं। अब होगा माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर हुआ है कौन सा डिवीजन करेगा? माइटोटिक डिवीजन करता है। माइटोटिक डिवीजन करेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा माइटोटिक डिवीजन करके? दो न्यूक्लिएट का निर्माण करता है। जब यहाँ पे सिर्फ क्या है? 1 मेगा स्पोर है। अब माइटोटिक डिवीजन के द्वारा उसने कितने मेगा स्पोर बना दिए? एक ये 2 मेगा स्पोर का निर्माण कर दिया। अब इसने फिर से डिवीजन किया, यहाँ पर उसने फिर से माइटोटिक डिवीजन किया, इक्वेशनल डिवीजन किया। अब उसने कितने बना दिए? 4 बना दिए। वो 2 बार करता है। ठीक है, 2 यहाँ 2 यहाँ, ये डिवीजन कर रहे हैं। ये जो न्यूक्लियस है ये क्या कर रहा है? ये डिवीजन कर रहा है। डिवीजन होकर के एक दूसरे ध्रुव पर चले जाते हैं, लेकिन इनके चारों ओर जो सेल वॉल बनती है वो अभी नहीं बन रही है। सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहे हैं, अभी सेल वॉल का निर्माण होना स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कितने बन गए? 4 बने। अब फिर यहाँ पे होगी, जब यहाँ पर होगी तब कितने न्यूक्लिएट बनेंगे? यहाँ सब पर माइटोटिक डिवीजन ही चल रहा है। ठीक है, अब बनेंगे यहाँ पर 4 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट बन गए। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा? सेल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, कोशिका भित्ति का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा, देखिए
जब ये 8 बन गए, ये 8 आगे जा करके किस तरीके से होंगे, ये इस तरीके से। हम इसको एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू भी समझ लेंगे। अभी पहले हम यहाँ पे आपको बोर्ड पे समझा देते हैं जैसा बनता है डायग्राम वैसा। देखिए इसमें से क्या करती हैं, 3 सेल्स इस साइड जाएंगी और 3 ये सेल्स इस साइड नीचे की ओर जाएंगी। यानी कि जो माइक्रोपिलर एंड हमने आपको दिखाया था जहाँ पर छोटा सा छिद्र था, 3 सेल माइक्रोपिलर एंड की तरफ जाएंगी और माइक्रोपिलर एंड के अपोजिट में जो चैलिजल एंड था, 3 सेल्स चैलिजल एंड की ओर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे एनसीईआरटी में डायग्राम उल्टा कर दिया गया है। जैसे कि अभी यहाँ पे यदि 3 सेल्स ये पहुंच गई, ये कहाँ पहुंच गई, ये 3 सेल्स न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे बॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। तो वॉल का फॉर्मेशन इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे ये 3 सेल्स इस साइड आ गई और 3 सेल्स इस साइड आ गई और बीच में कौन सी, 2 सेल्स रह गई। 2 सेल्स रह गई ना बीच में, जिन्हें हम सेंट्रल सेल कहते हैं। 3 सेल्स क्या कहलाती है, एंटीपोडल सेल। ये ऊपर की जो सेल्स हैं वो कहलाएंगी एंटीपोडल सेल और नीचे की जो 3 सेल्स हैं उसमें से 2 सेल्स जो हैं वो अब सिंग्रेड हो जाएंगी, सहायक कोशिका बन जाएंगी, जबकि एक सेल जो है उस सेल के पीछे रहेगी जिसे हम कहते हैं एग सेल। यानी कि ये पूरा एग एपरेटस कहलाता है, अंड उपकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये क्या कर देंगे, एग ऑपरेटस का निर्माण कर देंगे। कैसे, देखिए ये इस तरीके से बनेगा। हम आपको एनसीईआरटी डायग्राम के थ्रू भी समझा देंगे, भी बुक्स का जो डायग्राम है डायरेक्ट वही लाके। ठीक है, अभी आप देखिए ये ठीक है, ये देखिए ये हमने जब आपको दिखाया था चैलिजल एंड, तब वो जो आपका ओव्यूल था वो किस तरीके से था, उसका जो प्लेसेंटा जुड़ा हुआ भाग जो है वो ऊपर था, इसलिए चैलिजल पॉइंट जो था वो नीचे था। यानी कि ओव्यूल का जो बेसल भाग था वो कहाँ था, नीचे था। इसको उल्टा कर दिया, चैलिजल पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है चैलिजल। ठीक है, चैलिजल रीजन है ये। अब यहाँ पर 3 कोशिकाएं सेल वॉल का निर्माण करके आ जाएंगी। यहाँ पर तो इनको क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे जो 2 कोशिकाएं होंगी इस तरीके से, इन्हें बोलेंगे हम सिंग्रेड। यानी कि सहायक कोशिकाएं जो ये होती हैं, यहाँ पर ये न्यूक्लिएट है, ये इसकी वैक्यूल्स है। ओके, अब इसके पीछे रहेगी कौन सी, एग सेल। ये पूरा क्या कहलाता है, एग एपरेटस कहलाता है। ये रहेगी एग सेल्स और इसके पीछे रहेगी वैक्यूल। इसकी वैक्यूल नीचे रहती है, इन दोनों की वैक्यूल ऊपर है। ये कहलाती है एग सेल। ठीक है, अब ये जो 2 कोशिकाएं हैं ये क्या करेंगी, 2 कोशिकाएं, 2 न्यूक्लियस हैं, कोशिकाएं नहीं है। कोशिकाएं तो इनने अपने ऊपर सेल वॉल का निर्माण किया है, इनने किया है। 3 कोशिका ऊपर चलेंगी, 3 कोशिका नीचे चलेंगी। तो ये 6 कोशिकाओं ने सेल वॉल का निर्माण करके अलग अलग स्थित हो गई और ये 2 कोशिकाएं, 2 न्यूक्लियस जो हैं वो आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगे। ओके, एक साथ रहेंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे आपस में। किस तरीके से, इस तरीके से ये फ्यूज्ड हो गए। पूरी तरीके से नहीं, मतलब मिल जाएंगे एक दूसरे से, ऐसे अलग अलग रहेंगे, साथ साथ में आ जाएंगे। मीन्स ये तो एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे। इनको बोलेंगे हम पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल क्या है, ये पूरी जो सेल है वो कहलाती है सेंट्रल सेल। यानी कि ये जो सेल्स है वो क्या कहलाएगी, सेंट्रल सेल। यानी कि पोलर न्यूक्लियाई किसके अंदर आएंगे, सेंट्रल सेल के अंदर। ठीक है, देखिए इस तरीके से कुछ संरचना होती है। अब देखो ये तो सिंगल सेल्स बन गई और ये क्या बन गई, एग सेल हो गई और ये पोलर न्यूक्लियाई हैं। दोनों आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, एक साथ रहते हैं और किसमें, सेंट्रल सेल में फ्लोट करते रहते हैं, सेंट्रल सेल में स्थित होते हैं। और ये एंटीपोडल सेल हैं। ठीक है, जो कि एम्ब्रायो सेल को इसको क्या करती हैं, पोषण देती हैं जब ये फर्टिलाइज होते हैं। ओके, तो देखिए
इस तरीके से ये बन जाती है ये संरचना। इसमें क्या होता है, 7 सेल्स होती हैं और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं, 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई। कैसे होते हैं 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई, देखिए 3 सेल्स तो ये हैं, 1 2 3 एंटीपोडल सेल, और 3 सेल्स ये हैं, एक ये सेल है, एक ये सेल है और एक ये सेल है। 3 सेल्स ये हो गई, तो हो गई 6 सेल और एक है सेंट्रल सेल, यानी कि 7 सेल्स हो गई, 8 न्यूक्लियस। ओके, तो अच्छा, ये जो इस तरीके से यहाँ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। ये क्या है, ये है चैलिजल एंड, ये है माइक्रोपिलर एंड। माइक्रोपिलर एंड, ठीक है। अब देखिए इसमें जो 3 संरचनाएं, इसके नीचे जो चित्र बना है, ये देखिए इस तरीके से ही आ जाती हैं। यहाँ पर ये 3 ये आ गई बुक्स में जैसे दिखाया गया है, और 3 ये इस साइड पहुंच गई, और 2 सेल्स यहाँ आ गए। ये सेंट्रल सेल है, वो मैं आपको बता ही दिया, ये सेंट्रल है, ठीक है, सेंट्रल सेल। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये 3 जगह है एंटीपोडल साइड चले जाते हैं, यानी कि इसी को ने उल्टा कर दिया है, ये एंटीपोडल होंगे और ये माइक्रोपोलर, ये एंटीपोडल, हाँ ये चैलिजल एंड है, इस साइड एंटीपोडल है, और यहाँ पर क्या है फिलीफॉर्म एपरेटस यहाँ पर बनेगा। ओके, इसी को ने उल्टा दिखा दिया यहाँ से, ये पूरी संरचना ये दिख रही है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मियोसिस डिवीजन के बाद क्या कहलाती है, मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, जो इनर स्पोरोजेनस सेल होती हैं वो डिवाइड होकर के, वो डिफरेंशिएट होकर के मेगास्पोर मदर सेल्स का निर्माण करती हैं, यानी कि एमएमसी का निर्माण करती हैं, और एमएमसी मियोसिस डिवीजन के बाद 4 मेगास्पोर का निर्माण करते हैं, तो 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर ही आगे जाता है। 1 मेगास्पोर मियोटिव डिवीजन के बाद 2 न्यूक्लियाई, 2 से 4, 4 से 8 और 8 इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, और लास्ट में इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। अब जब मेल गैमेटोफाइट आता है, तो पहला मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो पोलन ट्यूब के अंदर, यहाँ से अंदर आता है, ठीक है। अंदर जब आएगा, ये किसमें चल रही है, एम्ब्रायो सैक की संरचना है, पूरा एम्ब्रायो सैक के अंदर चल रहा है, ठीक है, भ्रूण कोश जो होता है उसके अंदर चल रहा है। तो मेल गैमेटोफाइट जब आएगा, तो पहला मेल गैमेटोफाइट आएगा, तो वो यहाँ पर जो सिंग्रेट कोशिकाएं हैं, ये जो सिंग्रेट कोशिकाएं दिख रही हैं, यहाँ पर आकर के सिंग्रेट कोशिकाओं में यहाँ पर आकर के फ्यूज्ड होगा, और दूसरा जो मेल गैमेटोफाइट आएगा वो यहाँ पर फ्यूज्ड होगा, यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन आगे देखेंगे कैसे होगा। ओके, अब पॉलिनेशन देखेंगे और पिस्टिल और पोलन इंटरेक्शन देखेंगे वो किस तरीके से होता है। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम इसको